अगर आपके मन में भी मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के ये सभी डाउट्स हैं तो इस सेशन को पूरा जरूर देखना, ध्यान देना। देखो कई सारे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। पहला प्रश्न क्या, सिलेबस के किन बिंदुओं पर हमको फोकस करना चाहिए। मेंस के अगर हम सिलेबस की बात करें तो जीएस के पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक में 100+ टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो किन बिंदुओं पर हमको फोकस करना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है। दूसरा प्रश्न क्या कि मेंस के लिए कंटेंट कहां से पढ़ा जाए, किस रिसोर्स को फॉलो किया जाए, कौन सी मार्केट में अच्छी बुक अवेलेबल है, किस बुक को हम लोग को देखना चाहिए। थर्ड, टॉपर्स कॉपी की भूमिका क्या है। जितने भी टॉपर्स आते हैं कहते हैं कि भाई टॉपर्स कॉपी को एक बार देखो, टॉपर्स कॉपी को कैसे देखा जाए, कहां से देखा जाए और किस प्रकार से पढ़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बाद जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न एक एस्पिरेंट के सामने आता है वो ये कि आंसर राइटिंग को कब से प्रारंभ करना चाहिए। एक सबसे अच्छा जो आंसर होता है उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। हमको पैराग्राफ में लिखना है, हमको बुलेट पॉइंट में लिखना है, हमको टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, हमको फ्लो चार्ट, हमको डायग्राम, हमको मैप, हमको किस प्रकार से अपनी आंसर में केस स्टडी और एग्जाम्पल को शामिल करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उत्तर का प्रेजेंटेशन कैसा हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आंसर राइटिंग का एक गोल्डन रूल होता है, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि आप लोगों को आंसर लिखते समय फॉलो ही करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या भूमिका है। जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस आंसर राइटिंग सेशन में स्वागत करता हूं। देखो आज की जो हमारी क्लास है वो एक ओरिएंटेशन क्लास है। किस चीज की ओरिएंटेशन क्लास है, तो हमारा एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है, उसका नाम है पीवाईक्यू संहिता। ध्यान समझना, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव बैच है जिसके अंतर्गत हम लोग मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थीम बेस्ड डिवाइड करके बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये सेशन हर उस एस्पिरेंट को देखना चाहिए। आज की जो हमारी ये क्लास है एक ओरिएंटेशन क्लास है जहां पर हम लोग आंसर राइटिंग के आर्ट और उसके साइंस, इन दोनों चीजों पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप मेंस की प्रिपरेशन में एक ऐसे लेवल पर हो कि आपको आगे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सेशन को कंप्लीट जरूर देखना। मैं कुछ ऐसे टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके माध्यम से आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से रेडीमेड फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस पूरे सेशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आंसर राइटिंग का एक होलिस्टिक अप्रोच को समझना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि कौन से पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझा जाए, इसके साथ साथ आपका जो आंसर है उसमें प्रेजेंटेशन किस प्रकार से रखना चाहिए, अपने कंटेंट का, अपने फैक्ट का, इन सब बातों को समझने के लिए हमको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। क्या है ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग? देखो आर्ट कहूं या साइंस को, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आर्ट भी एक प्रकार का साइंस और साइंस भी एक प्रकार का आर्ट है। ठीक है, तो एक एस्पिरेंट के तौर पर हम लोगों को आंसर राइटिंग की कला को बखूबी समझना पड़ेगा। क्या कोई आर्टिस्ट, क्या कोई साइंटिस्ट एक दिन में अपने साइंस को समझ लेता है या फिर एक दिन में अपनी आर्ट को समझ लेता है? नहीं, संभव ही नहीं है। तो मेरे भाई इसी प्रकार से आंसर राइटिंग भी है। आंसर राइटिंग एक दिन करने से नहीं आएगी, आपको लगातार 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा आंसर लिखने के फेज में आ पाओगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, सर इतना लंबा टास्क आपने दे दिया। अरे मेरे भाई, आपका कंपटीशन किसके साथ है, ध्यान से समझना। देखो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने ऑलरेडी एक बार मेंस लिखा है, जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार मेंस लिखा, जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है और उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करके वो फिर से मेंस देने जा रहे हो और आप पहली बार मेंस देने जा रहे हो, तो आपका कंपटीशन भी बहुत टफ है। इसीलिए आपको लगातार 3-4 महीने आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने कंपटीटर के लेवल में आ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही डिटेल में कि आज हम लोग यहां पर क्या क्या करने वाले। ठीक है, मैंने कुछ डाउट्स आपके साथ शेयर कर दिया कि भाई देखो हम लोग इन डाउट्स पर आज की इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि भाई मेंस की आंसर राइटिंग में हमको करना क्या क्या, किन किन सिलेबस पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट्स हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, एक बार उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो भाई आपकी मेंस के एग्जाम में टोटल 8 पेपर होता है। ठीक है, जिसमें एक पेपर जनरल हिंदी का होता है जिसको पास करना कंपलसरी होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके बाद आपका एक एसए का पेपर होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके 6 पेपर होते हैं जो कि जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक होते हैं, जिसमें से लास्ट के 2 पेपर यूपी स्पेशल पेपर होते हैं जहां पर आपके राज्य विशेष कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी इन 6 पेपर को हमको किस प्रकार से कवर करना है। तो आयोग ने इन 6 टॉपिक का बहुत ही डिटेल्ड आपको एक सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप उस सिलेबस पर जाओगे तो आपको सिलेबस में क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जीएस पेपर 1 में लगभग 15 टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ठीक है। जीएस पेपर 2 में 22 टॉपिक शामिल किया गया है। जीएस पेपर 3 में आपका 18 टॉपिक है। जीएस पेपर 4 में लगभग 8 या 9 टॉपिक यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। जीएस पेपर 5 में 21 टॉपिक, जीएस पेपर 6 में 23 टॉपिक। अगर आप इन टोटल टॉपिक्स को सिलेबस के जिसने देखो ध्यान समझना, हमको जीएस कहां से पढ़ना है, नाम है ये जनरल स्टडी, मतलब सब कुछ पढ़ना होता है। लेकिन आयोग ने एक खाका खींचा कि भाई ठीक है इसी के दायरे में आपको अपनी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस दायरे में लगभग 108 टॉपिक आपके सिलेबस में आयोग ने खुद शामिल किया है। 108 टॉपिक कम नहीं होता है, हर टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो भाई ये 108 टॉपिक तैयार कहां से करना है उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा अप्रोच समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप समझो कि देखो सिलेबस जो है, सबसे पहली चीज जो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय आपके टेबल पर होनी चाहिए वो है पाठ्यक्रम सिलेबस। तो इस सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने टेबल पर जरूर रखिए। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग इसका प्रिंट आउट अपने टेबल पर जरूर रखना, ठीक है। तो पहला काम तो करना, सिलेबस को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है। हिस्ट्री कहां पर है, ज्योग्राफी कहां पर है, पॉलिटी कहां पर है, गवर्नेंस कहां पर है, सोसाइटी कहां पर है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पर है, इन्वायरमेंट कहां पर है। सिलेबस के इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझो। कैसे समझना है, तो एक एक करके आप लोग इन टॉपिक्स की रीडिंग करना स्टार्ट करो। कोई बुक से नहीं, सिलेबस को पहले पढ़ोगे, ठीक है भाई। हमसे पूछना चाह रहा है आयोग जो है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि लगभग 1757 से लेकर के 1947 तक के घटनाक्रम को शामिल कर रहा है, ठीक है भाई। हम इसको एक बार देखेंगे। तो सिलेबस को समझना पहला काम है, ठीक है। सबसे पहला काम आप ये करो कि सिलेबस को समझो, क्योंकि समस्या ये मेरे भाई कि प्रीलिम्स में और मेंस में इन दोनों की प्रिपरेशन में ना आपके एप्टीट्यूड का अंतर है। प्रीलिम्स में क्या था, आपको कहा गया भाई कि घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लो, कोई किसी कोचिंग के किसी इंस्टीट्यूट का आप प्रीलिम्स के लिए कुछ कंटेंट ले लो, उसको 2-3 बार रट लो, आप प्रीलिम्स में अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन मेंस में ये अप्रोच काम नहीं करती है। मेंस में यहां पर आपको खुद का एक एप्टीट्यूड डेवलप करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमको सिलेबस को समझना पहला टास्क है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लोग यहां पर ये नोट करो कि हम लोगों को अपने टेबल पर सिलेबस का एक प्रिंट आउट रखना है, ठीक है। पहला काम करना है। अच्छा भाई, अब इसके बाद यहां पर हम लोग क्या करना चाहिए, तो देखो 2-3 चीजें और क्लियरली समझिएगा। सिलेबस के किन पॉइंट्स पर फोकस करना है ना, ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने वाला, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझो कि भाई जो सोर्स हम लोगों को फॉलो करना चाहिए इस सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करने के लिए वो क्या होना चाहिए। आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। घटनाचक्र पब्लिकेशन की आती है, दृष्टि आईएएस की आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, क्रॉनिकल की आती है, और तमाम अन्य पब्लिकेशंस के साथ साथ तमाम इंस्टीट्यूट्स की भी आपको मार्केट में जीएस के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मिल जाएगा। क्या वो कंटेंट सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। ध्यान समझिएगा, वो कंटेंट बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। हाँ, आप चाहते हो कि ठीक है सर हम एक बेसिक के तौर पर क्या पढ़े, तो आप मार्केट से किसी भी एक संस्थान की, किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक सीरीज आप अपने पास ले आकर के रख, ठीक, बहुत अच्छी बात है। जैसे मानो आपसे प्रश्न पूछ दिया कि एनजीओ की सोसाइटी में क्या भूमिका है, अब ये टॉपिक आपको नहीं पता था, आपने उस बुक में जाकर के उस टॉपिक के बारे में जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी उसको वहां पर आपने देख लिया। इस बुक का केवल इतना प्रयोग करना है, तो बाकी चीजें पढ़नी कहां से है। आपके मन में प्रश्न आएगा सर आपने तो बुक कह दिया कि भाई बुक सफिशिएंट नहीं है, तो पढ़ा क्या जाए। पढ़ने के लिए देखो एक बहुत सिंपल सा काम करो, ठीक है। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। पहला काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखो अपने पास, ठीक है। आप इसका अनसॉल्व्ड वर्जन अपने पास रखोगे तो उससे 2-3 फायदा होगा। हमको पहले तो ये समझ में आया ना कि आयोग किन टॉपिक पर प्रश्न पूछता है, तब तो हम, जो हमारा पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था कि सिलेबस के किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तब हमको एक बात क्लिक करेगा कि ठीक है भाई सिलेबस के इस टॉपिक से ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, तब तो हम उस बात को समझ पाएंगे। तो अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक अनसॉल्व्ड वर्जन अपने टेबल पर रखना स्टार्ट करो, ठीक है। डेली 10 मिनट 15 मिनट आप किसी भी टॉपिक को रीड कर रहे हो, आपने पढ़ा कि भाई ठीक है आज हम लोग गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नर आपने पढ़ा, तो गवर्नर को पढ़ने के बाद
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, पिछले 7 सालों में 2018 से लेकर के 24 तक के मध्य में उस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, एक बार उन प्रश्नों को टटोलो, उन प्रश्नों के बारे देखो कि ठीक है भाई ये टॉपिक से इतने प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। हमारा जो पीवाईक्यू संहिता है, ठीक है, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग वही काम करने वाले। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मानिए हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सोसाइटी और सोशल जस्टिस को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे भाई? हम सबसे पहले तो ये समझेंगे, मैंने पहला पॉइंट क्या कहा था कि हमको अपने सिलेबस को देखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम जो करूंगा आप लोगों के साथ वो ये करूंगा, इस टॉपिक के संदर्भ में जो सिलेबस में चीजें दी गई हैं, ठीक है, कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, महिलाओं की समाज में और महिला संगठनों की जो भूमिका, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका है, वो सिलेबस का एक पॉइंट दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिलेबस के हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आयोग हमसे किस चीज को उम्मीद कर रहा है। आप एक एस्पिरेंट हो, आयोग आपको परखना चाहता है, तो किन किन कैटेगरीज में आपको परखना चाहता है, उसके लिए हमको सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस, इन दो टॉपिक को हम लोग एक सीरीज में यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहला काम रहा कि हमने सिलेबस को यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लिया, ठीक है, सिलेबस ये चीजें था। उसके बाद हमारा सेकंड काम रहेगा, वो काम ये रहेगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने पर फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक था कि महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका। अब देखो इस टॉपिक से पिछले प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर के 24 तक में कितने प्रश्न पूछा गया, 1 2 3 4 5 और 6, पिछले 7 सालों में एक टॉपिक से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन 6 प्रश्नों का करना क्या है, तो अगर आप प्रश्नों पर फोकस करोगे आपको कुछ प्रश्न रिपीटेड दिखेंगे, जैसे कि महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ठीक है भाई, अगला एक प्रश्न दिया गया है कि महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन करिए। अगर किसी एस्पिरेंट ने 2020 के पेपर को लगा करके वो गया होगा, तो क्या 2023 के पेपर में उसको इस प्रश्न में बेनिफिट नहीं मिला होगा? मिला होगा। यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका। तो मैंने आप लोगों से दो चीजें कही, सबसे पहले मैंने कहा कि सिलेबस अपने पास रखो, दूसरा काम कहा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अनसॉल्व वर्जन आपको अपने पास रखनी है। करना क्या है उसका, करना उसका यहां पर ये है मेरे दोस्तों, हम लोगों को कि जैसे 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 मानिए आज हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग वुमेन्स इन सोसाइटी के टॉपिक को डिस्कस करने आ रहे हैं, ठीक है। हम उस टॉपिक को क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्लास के थ्रू पढ़ सकते हो, अपने कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ठीक है भाई। महिलाओं के सामने आधुनिक समाज में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को सोचो कि कौन कौन से चैलेंजेस अभी आपको दिख रहे हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेकर के आ रही है, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन के तौर पर आप कौन से सजेस्टिव मेजर्स बता सकते हो, ठीक है। तो आपको यहां पर हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते चलनी है, प्लस वहीं पर कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक, कुछ एग्जांपल्स अगर आपको मिलते हैं तो उसको नोट डाउन करते चलो। ये काम रहेगा आप लोगों का सोर्स के तौर पर। बात समझ रहे हो? हम लोगों को ना किसी बुक को रेफरेंस के तौर पर फॉलो नहीं करना है। हम लोग को बुक को कब फॉलो करना है, जब हमको उस टॉपिक के संदर्भ में पढ़ने के लिए कुछ मिले ही ना, यार इस टॉपिक के बारे में तो मैं एकदम ब्लैंक हूं, तब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी बुक को रेफरेंस के तौर पर देखेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है भाई हमने वहां से कुछ कंटेंट उठा लिया, ठीक है। वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए सफिशिएंट है। सेकंड काम हमारा यहां पर ये हो गया। अच्छा भाई, अब यहां पर आप लोग कुछ बातों को और समझो, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले 7 सालों में, ठीक है, 7 सालों में 640 क्वेश्चन आपके टॉपिक से पूछे गए, मतलब पूरे आपके सिलेबस पेपर में पूछे गए, ठीक है। इन 640 क्वेश्चन को अगर हमको एक टाइम से खत्म करना है, मान लो अगर मैं 5 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करता हूं, ठीक है, अगर मैं 5 क्वेश्चन डेली लगाता हूं तो 640 क्वेश्चन कंप्लीट करने में मुझे 100 प्लस दिन यहां पर लगेगा। 100 प्लस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे तो उन क्वेश्चंस के डेज कम हो जाएंगे, लेकिन 100 प्लस दिन यहां पर आपको लगने वाला है। 100 प्लस दिन का मतलब क्या है, लगभग 3.5 मंथ, ठीक है, लगभग 3.5 मंथ आपको लगेगा अगर आप डेली 5 क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या फिर 5 क्वेश्चन की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर आपने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराने में 3.5 महीने का समय ले लिया, अब क्या होगा, अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा? मेरे भाई हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24 घंटा थोड़ी पढ़ रहे हैं,
अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई 5 क्वेश्चन आप लोगों को डेली पढ़ना है, तो 5 क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारा इसमें जाएगा मैक्सिमम 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम जाएगा, तो 2 से 3 घंटा यहां पर हमारा जाने वाला है। बाकी आप दिन भर में 5-6 घंटा तो और भी कुछ चीजें पढ़ रहे हो, आप कुछ कंटेंट देख रहे हो, आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हो, आप मेंस की टेस्ट सीरीज कर रहे हो, वो काम तो पैरेलल ही चल रहा है ना। हम 3.5 महीने में केवल 2 से 3 घंटा देकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका भी इस बार मेंस की कॉल आने वाली है, मतलब वो मेंस 2025 लिखने वाले हैं, अगर आप ध्यान समझो, आपका एग्जाम मोस्टली मार्च 2026 में होगा, ठीक है, मार्च 2026 में होगा। अभी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 4+ मंथ है। तो अगर हमने आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस टॉपिक पर काम करना स्टार्ट कर दिया, आने वाले 3.5 महीनों में, मतलब मेंस के एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा शॉर्ट नोट्स बन चुका होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। इसीलिए कह रहा हूं ये काम आप सभी लोग कर लो। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो, तब तो आपके लिए सबसे बल्ले बल्ले काम है। क्यों भाई? क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है लगभग मई में, ठीक है, आपका प्रीलिम्स जो होने वाला है लगभग मई के राउंड में होने वाला है। तो अगर मई में प्रीलिम्स होगा, तो हम अगर हम मार्च से भी फुल्ली फोकस्ड होकर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो भी हमको मार्च तक का समय मिल रहा है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। और सबसे परफेक्ट टाइम है कि आप डेली 2 से 3 घंटे का समय देकर के मेंस के सिलेबस को एक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो हमको सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है? हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रयोग करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है। बात समझ गए आप लोग? मैंने आप लोग से यहीं पर एक बात और बोला कि भाई आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है? देखो, जैसे मानो एक प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है, कि महिलाओं की भारत में, भारतीय समाज में बदलती जो स्टेटस है, जो परिस्थिति है, उसका मूल्यांकन करें। एक प्रश्न आपको ये दिया गया, या फिर एक प्रश्न आपके सामने ये दिया गया कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है, ठीक है, उनका हमारे समाज में क्या योगदान है, उनका मूल्यांकन करिए। आपको इस एक टॉपिक को पकड़ करके, ठीक है, उसके संदर्भ में कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स कैसे? जैसे कि अब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स आप देख लो कि भाई ठीक है, एक हमने पढ़ लिया सेवा नाम का एक संगठन है जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये आपका एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। आपने देखा कि भाई कुदुमश्री हम पढ़ते हैं, आपने उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया। आपने अपने यूपी से संबंधित कुछ ऐसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल ले लिए महिलाओं के, जो कि बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली और रूरल क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल्स आपको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करने। आपने ये देख लिया कि भाई पूरे भारत में टोटल लगभग 1 करोड़ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। आपने यहाँ पर ये देख लिया कि सरकार जो है लखपति दीदी कार्यक्रम के माध्यम से क्या करने जा रही है, महिलाओं को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जोड़ने जा रही है। आपने यहाँ पर लिख लिया कि ड्रोन दीदी जो कार्यक्रम है वो क्या है, वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है। सरकार वहां पे क्या करने वाली है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण करने वाली है, ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना एक बहुत ही अच्छा काम वहां पर कर सके। तो आपको जो ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, जो ऐसी रिपोर्ट्स है, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में। बात समझ रहे हो? आपने देखा कि भाई ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को लेकर के कोई एक कमिटी बनाई गई, उस कमिटी ने बहुत अच्छी सिफारिश किया कि भाई ठीक है, महिलाओं के संदर्भ में या फिर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के संदर्भ में अगर हमको कुछ अच्छा काम करना, तो हमको इन सुझावों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक कमिटी है इसके संदर्भ में, जिसका नाम है मालेगांव कमेटी, ठीक है, मालेगांव कमेटी, जो कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो आप सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों में वे फॉरवर्ड में, ठीक है, सजेस्टिव मेजर्स के तौर पर आप मालेगांव कमेटी की सिफारिशों को रिकमेंड कर सकते हो। ये सब चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए करना क्या है, एक A4 शीट लीजिए प्रॉपर, ठीक है, उस A4 शीट को, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। हर एक पार्ट में आपको एक क्वेश्चन के संदर्भ में, एक टॉपिक संदर्भ में नोट्स बनाना है। वहां पर कोई भी डिटेल्ड पैराग्राफ मत लिखने लग जाना कि ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये है कि वह संगठन जो कि समान सामाजिक हितों के साथ समान वर्ग के लोगों को एकजुट करके समान लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कार्य करता है, ऐसे डिफिनीशंस नहीं लिखने हैं। हमको यहाँ पर केवल इनरिचमेंट के पॉइंट अपने नोट्स में शामिल करने हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने से पहले एक बार इस नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही जल्दी मैनर में एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल कर जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करते चलना पड़ेगा, समझे भाई? अच्छा, चल बात करते हैं आंसर राइटिंग के संदर्भ में कि आयोग जो आपसे प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो आपसे एक पेपर में जीएस के 20 प्रश्न पूछे आते हैं। उन 20 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 125 शब्दों में अपना आंसर लिखना रहता है।
8 नंबर मिलता है आप लोगों को एक प्रश्न लिखने पर, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न कैटेगरी होता है सेक्शन बी, वो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको 12 नंबर का एक प्रश्न होता है और 200 वर्ड में 200 शब्द में आपको अपना आंसर लिखना होता है। यहां पर एक बात को बहुत क्लियरली समझ लेना, जब एक एस्पिरेंट आंसर राइटिंग को स्टार्ट करता है, चूंकि हम लोग लगातार कॉपी वैल्यूएशन प्रोसेस में जुड़े रहते हैं आप लोगों के साथ, तो हमको एक गलती जो बहुत कॉमन गलती दिखती है वो ये दिखती है कि प्रश्न पूछा है 200 शब्द का, हम आंसर लिख रहे हैं 400 शब्द का। यही गलती से हम लोग को बचना है। देखो समझो मेरी बात को, मेंस एग्जाम में आपको कितनी जानकारी है इस बात का परीक्षण नहीं हो रहा है, वहां पर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी कॉपी रखी गई है, उस कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा और उस कॉपी में जो चीजें आपने लिखी होगी वहां से एग्जामिनर देखेगा। अगर आपने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे, एक एग्जामिनर जिसकी उम्र मानो 50 साल, 45 साल, 55 साल, 60 साल है, ठीक है, उनको दिन भर में 20 कॉपी चेक करनी है, 10 कॉपी चेक करनी है, आप उनको लंबे लंबे पैराग्राफ लिख करके दे रहे हो, हर कॉपी में लगभग हर दूसरी कॉपी में सेम कंटेंट लिखा रहता है, क्योंकि सब लोग सेम रिसोर्स से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। प्रश्न की डिमांड चूंकि सेम होती है तो लगभग सब लोग सेम कंटेंट ही लिख रहते हैं, ठीक है। जैसे मानिए वुमेन के संदर्भ में चैलेंजेस पूछा, सब वही चैलेंजेस बताओगे, लेकिन अब वो एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका है, तो आप जितना लंबे पैराग्राफ का प्रयोग करोगे ना, एग्जामिनर को पढ़ने में उतना टफ होगा। तो आप उसको बहुत प्रेजेंटेशन ऐसा करो कि एग्जामिनर पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आपने कुछ बॉक्स बना करके वहां पर कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया, आपने कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, आपने बुलेट पॉइंट वहां पर दिया, आपने कुछ अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो कभी भी आंसर में शब्द सीमा के क्राइटेरिया को फॉलो करना बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 200 शब्द का 220 शब्द हो सकता है, 200 शब्द का 180 शब्द हो सकता है, लेकिन 200 का 300 शब्द मत करो, ये नुकसानदेह आप लोगों के लिए साबित होगा। इसके पीछे एक कारण और बताता हूं, आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखना है। मानो अगर आप शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन है जहां पर आपको 125 शब्द लिखने हैं, अगर आप क्वेश्चन के आंसर को लिखने में एक अप्रॉक्स 7 मिनट का समय लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन को लिखने में लगभग 17 मिनट का समय चला गया। अच्छा भाई, बाकी बचे आपके 10 क्वेश्चन जो कि बड़े आंसर वाले, 200 शब्द वाले, वहां पर आपको ऑब्वियसली 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो 10 मिनट का समय आपने 10 क्वेश्चन पर दिया, 100 मिनट यहां पर आपके लग गए, 100 मिनट ये, 70 मिनट ये, 170 मिनट तो आपका यहीं पर चला गया। आपको मिले कितने थे टोटल? आपको मिले थे 180 मिनट। 3 ही घंटा मिलता है, उस 3 घंटे में भी एग्जामिनर आकर के आपकी कुछ कुछ साइन कराएगा, आपसे अटेंडेंस शीट पर साइन कराएगा, कुछ वहां पे आपको चेकिंग करेगा, ठीक है। तो 10 मिनट तो आप इन सब चीजों में निकाल दो अपना। आपको जो एग्जैक्टली 170 मिनट मिल रहे हैं, उसमें आपको छोटे क्वेश्चंस के लिए 7 मिनट और बड़े क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट का समय देना है। ये काम कब हो पाएगा? ये काम तब हो पाएगा जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के संदर्भ में, किसी भी टॉपिक के संदर्भ में एक रेडीमेड, प्री मेड, ध्यान समझिएगा। देखो रेडीमेड क्या होता है, हम मैगी है, ठीक है, हमने मैगी तुरंत रखा, 2 मिनट बॉईल किया, हमारा मैगी तैयार हो गया। आपको उसी प्रकार से अपने हर क्वेश्चन के संदर्भ में एक रेडीमेड स्ट्रक्चर रखना है, टेम्पलेट रखना है आंसर का। मानो प्रश्न पूछा किसी चीज के संदर्भ में, मानो प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय समाज में, ठीक है, महिलाओं के स्टेटस पर, मैं उसी टॉपिक पर आता हूं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को लेकर के हम लोग पूरे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वुमेन्स के स्टेटस पर या फिर वुमेन्स की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करिए। आपको बहुत क्लियर है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल सा एक काम करो, आप वहां पर लगाओ पेस्टल अप्रोच। आपको वैसे पेस्टल अप्रोच क्या होती है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। हो सकता हो किसी टॉपिक के संदर्भ में इसमें से, या आपके 6 पॉइंट है, इसमें से 1-2 पॉइंट वहां पर ना हो, लेकिन बाकी जो 4 पॉइंट यहां पर आ रहे हैं, उन प्रॉपर 4 पॉइंट का हेडिंग दो। क्या कि महिलाओं की बदलती परिस्थिति के कारण, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा तकनीकी कारण, कि भाई महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल रही है, वो घर से वहां पर भी कार्यस्थल पर जाए बिना भी कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना काम कर सकती है। आपने बहुत अच्छा फैक्टर वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। लीगल फैक्टर, विधायी रूप से क्या महिलाओं की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी सहायता सरकार प्रोवाइड कर रही है, आपने लीगल इंपैक्ट वहां पर डाल दिया। तो पेस्टल अप्रोच एक टेम्पलेट आपको देता है, जिस टेम्पलेट का प्रयोग आप अपने आंसर में कर सकते हो। ऐसे एक टेम्पलेट नहीं है, ऐसे 20 टेम्पलेट है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहां पर मेंस की आंसर राइटिंग में किन एक्रोनिम्स का प्रयोग करना है, किन टेम्पलेट्स का प्रयोग करना है, उन सारे चीजों को मैंने अपनी क्लास में समझाया। जैसे कि आपको मैंने बताया था 4A का एक टेम्पलेट। 4A क्या है? कोई चैलेंजेस आपको बताना कि भाई फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में भारत में कौन कौन से चैलेंजेस है, ठीक है। आपने बताया अवेलेबिलिटी नहीं है, खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है, एफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है भी, अगर उपलब्धता है भी मार्केट में, लेकिन वो एफोर्डेबल नहीं है, वो वहनीय नहीं है, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, गरीब खरीद ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो
एक कारण हो गया आपका अवेलेबिलिटी, दूसरा हो गया एफोर्डेबिलिटी, तीसरा हो गया अवेयरनेस नहीं है भाई। सरकार विटामिन ए मिलाकर के राइस दे रहा है, गोल्डन राइस दे रहा है, बट लोग अवेयर नहीं उसके संदर्भ में, ठीक है, तो अवेयरनेस की भी कमी है। चौथा कारण क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे जो इंडियन फूड सिस्टम है वहां पर हम ये बहुत ज्यादा नॉनवेज कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है लोगों में। क्यों? क्योंकि भाई जो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड्स उसमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बॉडी में डिफिशियंसी आएगी, बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो 4A का जो रीजन है, ठीक है, आप उसको अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, इन 4 कैटेगरी के माध्यम से सब हेडिंग देकर के लिख सकते हो। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे पढ़ाए, जैसे मैंने आपको बताया था एक किसी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए मैंने आपको 5M का फैक्टर बताया। क्या? मैन मतलब क्या हो गया? चंबल, मैन फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तीसरा मार्केट, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए उसके अगल बगल एक मार्केट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथा मशीन, ठीक, किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमको मशीन चाहिए होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मनी, मतलब क्या? हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5M का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी इंडस्ट्री के लोकेट होने के पीछे जो रीजंस है कि वो आई, जैसे मैंने प्रश्न पूछा गया कि भारत में फार्मास्यूटिकल सेक्टर किसी एक क्षेत्र में क्यों लोकेटेड है, तो आप ये 5M का कारण बता सकते हो कि वहां पर ये 5M बहुत ही इजिली अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये 5M के फैक्टर हम उस प्रकार से टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। और क्या टेम्पलेट होता है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कब $1 ट्रिलियन की, सॉरी, यूपी की अर्थव्यवस्था कब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगी। आपने बताया कि भाई हमको 3T पर फोकस करना पड़ेगा। 3T क्या है? तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म। अगर हम इन 3 चीजों पर फोकस करेंगे तो यूपी की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हो जाएगी, और सरकार इन तीनों पर काम कर रही है। आप देखो, ट्रेड को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं, हम मैंगो पार्क बना रहे हैं, मैंगो एक्सपोर्ट जोन बना रहे हैं, हम आलू एक्सपोर्ट जोन बना रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने महाकुंभ का आयोजन किया, हम रामपथ बना रहे हैं, हम कृष्ण पथ बना रहे हैं, हम जो अन्य धर्मों के भी, जैसे बौद्ध धर्म का आपका कुशीनगर का एरिया हो गया, अन्य जो धर्मों के भी टूरिस्ट प्लेस है, हम उनको भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हम देव दीपावली मना रहे हैं, हम दीपोत्सव मना रहे हैं, तो टूरिज्म पर भी सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। ट्रांसपोर्ट आप देखो, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे स्टेट के तौर पर जाना जाने लगा है। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी एक्सप्रेस वे है, मतलब अगर आप यूपी में एनसीआर क्षेत्र में हो, ठीक है, दिल्ली क्षेत्र में हो, और वहां से अगर आपको एकदम सबसे पूर्वी क्षेत्र पर जाना है, बलिया की तरफ जाना है, आप देखो लाइन से आप एक्सप्रेस वे पकड़ करके सीधे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी यहाँ पर हो चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे आपके एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाली सड़क हो, उसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप 3T के इस पॉइंट से चीजों को लिंक करके बता सकते हो। देखो, टेम्पलेट का पता होना इसलिए जरूरी है कि हमको क्या लिखना है। अगर हमको मोटी हेडिंग याद आ गई, ठीक है, हमको जो मेन हेडिंग थी वो याद आ गया, तो हम उसके अंतर्गत बोल बच्चन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ठीक है भाई, टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार ऐसे ऐसे प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाकुंभ के कारण से यूपी की इकोनॉमी बहुत ही से बूस्ट कर गई है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स हम वहां पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेन हेडिंग पता होना जरूरी है। और वो टेम्पलेट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब लोग उस वीडियो को दोबारा से जरूर देखना है, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने बताया आप लोगों को क्या कि अपने आंसर में हमको कुछ टैगलाइंस, जो गवर्नमेंट की टैगलाइंस होती है, उसको अपने यहाँ पर शामिल करना चाहिए। जैसे कि कैसे समझना, एक्रोनिम्स पर हमने बात कर लिया, मैं टैगलाइन का आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने प्रश्न पूछा है कि गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, सुशासन से आप क्या समझते हैं? आप क्या लिखोगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सरकार की टैगलाइन है। आप इस टैगलाइन के माध्यम से गुड गवर्नेंस की सबसे शानदार डेफिनेशन दे सकते हो। आपने कहा कि गुड गवर्नेंस से अभिप्राय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात ही खत्म हो गई, इससे ज्यादा डेफिनेशन कुछ वहां पर आवश्यकता ही नहीं बची, ठीक है। आपने कुछ वहां पर और पॉइंट ऐड कर दिए, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीजें अगर आ जाए तो गुड गवर्नेंस हमारा बन गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपने लिखा अपने कंक्लूजन में कि अमृत भारत, ठीक है, अमृत भारत 2047 के निर्माण में यह आवश्यक है कि हम भारत में सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर पाए। आपने एक टैगलाइन को यहां पर यूज कर लिया, और ये सब टैगलाइन मिलेंगे कहां से? सारे एक्रोनिम्स मिलेंगे कहां से? जैसे अभी अभी मोदी जी ने एक एक्रोनिम दिया था, उन्होंने कहा कि बायलैटरल रिलेशन के लिए, ठीक है, जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उनको इंप्रूव करने के लिए
हमको 3T पर काम करना चाहिए। ये 3T क्या है? 3T का मतलब है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली। मतलब क्या? अगर हम किसी पड़ोसी राष्ट्र से, अगर किसी मित्र राष्ट्र में कोई वादा करते हैं तो उसको हम लोग टाइम पर डिलीवर करें, ठीक है, तो टाइमली हो गया। ट्रांसपेरेंसी, मानो बांग्लादेश और भारत है तो हम अपने जल का प्रबंधन किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो वाटर रिवर यहाँ से क्रॉस करके बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी और डेटा को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है संबंधों के अच्छे होने के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद ट्रस्ट, विश्वास। तो अगर हम इन 3 चीजों पर काम कर लेंगे तो बायलैटरल रिलेशन मजबूत हो जाएगा। ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में कोट कर सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो क्या कि भाई हम 3I पर काम कर सकते हैं। 3I क्या है? किसी भी समाज के, किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 3I मतलब इरिगेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इन तीनों पर काम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये सारे कंटेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है एक क्लास के अंतर्गत, उस क्लास को फॉलो करो, उस क्लास से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात को और समझो, जो सबसे यक्ष प्रश्न अभी भी है, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न अभी रह ही गया, ठीक है। यक्ष प्रश्न ये रह गया कि भाई आंसर राइटिंग, ठीक है, स्टार्ट कब से करनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है ना जिसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है। मैं बताता हूं क्या सॉल्यूशन है, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। क्या करना है भाई? सबसे पहले हम लोग को ज्योतिष शास्त्र को समझना पड़ेगा। कैसे? तो अपने घर में जो ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर है वो कैलेंडर लेकर के आइए, ठीक है। वहां पर आपके जो ग्रह हैं और जो आपकी राशि है उसके संदर्भ में प्रॉपर उसका चीजों को स्टडी करते हुए एक ऐसा मुहूर्त निकालिए, एक ऐसा शुभ टाइम निकालिए जहां से आप आंसर राइटिंग को प्रारंभ कर पाए। बड़ा ध्यान लगा करके सुन रहे हो आप लोग। अरे मेरे मालिक, ये सब नहीं करना है। आंसर राइटिंग करने का कोई शुभ टाइम नहीं होता है। आपने अगर बेसिक स्टडी कर लिया, बेसिक स्टडी से मेरा मतलब क्या है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने प्रीलिम्स एक बार एग्जाम दे लिया, अगर आपने ये काम कर लिया है इसका मतलब है कि आप आंसर राइटिंग करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। लगे मुहूर्त निकालने बैठ करके भाई लाओ एकदम पूरा कैलेंडर खोल के निकाल ही लेते हैं, तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं। देखो, पहला स्टेप हमेशा से टफ होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द टफेस्ट स्टेप। बट क्या वो काम हमको नहीं करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि हम पहला स्टेप ही ले पाए। कैसे लेना होगा हम लोग को पहला स्टेप? तो मैंने उसका बहुत सिंपल तरीका बताया है। देखो, सिंपल सा काम करो, प्रीवियस ईयर से 2 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। उन क्वेश्चन के संदर्भ में आपको जो ज्ञान हो, मानो प्रश्न पूछा है वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है, वैदिक लिटरेचर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपको जो पता हो कि सर 4 वेद थे सर, ये था सर, वो था, लिख दो, उसमें सब लिख दो, ठीक है। उसके बाद उस आंसर के संदर्भ में आपके पास पीवाईक्यू की सॉल्व बुक होगी, वहां से कुछ देख करके कंटेंट को इनरीच कर लो। आप देखो कि भाई ठीक है, कौन से कंटेंट गलत लिखे गए। यही तरीका है आंसर राइटिंग को शुरू करने का। अगर आप किसी परफेक्ट टाइम का स्टार्ट करोगे, आप ये सोचोगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, वो काम कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सिलेबस का मैंने आपको बताया ना कि लगभग 108 प्लस टॉपिक तो आपके सिलेबस में मेन टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है। उसमें सब टॉपिक न जाने कितने हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट होने से रहा, लेकिन आप डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि बार बार वही पॉइंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, जो स्टैटिक घर्षण होता है वो हमेशा काइनेटिक घर्षण से ज्यादा होता है। एक बार अगर आपने पहला स्टेप ले लिया, उसके बाद फिर हम स्मूथ वे में आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता हो कि पहला आंसर आपको लिखने में 1 घंटे का समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? पहली बात तो आपके मन में एक बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन ये है कि सर आज तक हमने आंसर राइटिंग नहीं की, अब आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? क्या आपने 8th 9th 10th 11th 12th में कभी बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखा है? लिखा है ना बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर क्लियर करके तो यहाँ पर आ पाए हो। वहां पर आपने क्या लिखा? वहां पर आपने आंसर राइटिंग ही तो की है। आप अपने मन में से ये ख्याल हटा दो कि आपने कभी निबंध नहीं लिखा है। लिखा है मेरे भाई, आपने निबंध, आपने गाय पर निबंध लिखा, आपने त्योहार पर निबंध लिखा, आपने दीपावली पर निबंध लिखा है, आपने मेरे दोस्त पर निबंध लिखा हुआ है। मन से जब इस डाउट को, जब इस अपने अंदर की जो कमी है ना उसको आप निकाल दोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और लिखो पहला आंसर, 1 घंटा लगे कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लाइन आप लिख पाओ। अगले दिन आप 3 लाइन लिखोगे, उसके अगले दिन आप 4 लाइन लिखोगे। पहले दिन आपको आंसर लिखने में 1 घंटा लगा होगा, हो सके 10 दिन बाद आपको 30 ही मिनट लगे, हो सके आप 2 महीना आंसर राइटिंग कर लो, तो आपका जो 7 मिनट और 10 मिनट का क्राइटेरिया है वो हम उस क्राइटेरिया के अंतर्गत सेट हो जाए, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग यहां से आपको इस प्रकार से स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट स्टेप। इस बात को ध्यान से समझ करके आगे बढ़ो, ठीक है।
टॉपर्स ने भी, जो सेलेक्ट हो चुके जिनकी कॉपी आप लोग देख रहे होते हो, उसने भी जब पहला आंसर लिखा होगा, मैं आपको कुछ टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अभी एक कॉपी देख रहा था। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि यूपीपीसीएस में टॉपर्स की कॉपी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमको उसके लिए यूपीएससी की टॉपर्स की कॉपी को फॉलो करना पड़ेगा। 2-3 कोचिंग की साइट पर आपको यूपीएससी की टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी, प्रॉपर डाउनलोड कर उसको एक बार देखो। आप देखो इन्होंने कितना शानदार यहाँ पर जो है किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। आप देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया इन्होंने, मतलब प्रॉपर वो बना दिया, ठीक है। इन्होंने आप देखो बुलेट पॉइंट दे करके इन्होंने प्रॉपर अंडरलाइन करते हुए चीजों को लिखा है, ठीक है। हेडिंग दी है इन्होंने, हेडिंग को कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और एक फिर बहुत अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा। अब ये कैसे आया होगा, ये डे 1 की आंसर राइटिंग थोड़ी होगी। इन्होंने 1 साल 4 महीना 5 महीना 6 महीना ने प्रॉपर आंसर राइटिंग किया होगा, तब जाकर के इस लेवल का आंसर उन्होंने लिखना स्टार्ट। बात समझ रहे हो? तो अगर आप भी चाहते हो कि आप इस कंडीशन में आओ, तो उसके लिए आपको 3-4 महीना कॉन्टिन्यूसली आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। 2 सोर्स है, एक सोर्स तो क्या है भाई कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेल्फ आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। दूसरा विकल्प यह है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चलता है आप वहां से जुड़ जाओ। जैसे कि हमारा भी चलता है क्या, प्रयास नाम से, ठीक है। प्रयास नाम से हमारा एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, जहां पर हम लोग डेली 2 क्वेश्चन शेयर करते हैं। आप उसका आंसर लिख करके सबमिट करते हो, कॉपी का इवैल्यूएशन होता है, आपको मॉडल आंसर दिए जाते हैं, और वीकली हम लोग कुछ ना कुछ वहां पर डाउट सेशन लेकर के आपके जो डाउट होते हैं उसको दूर करते हैं। तो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी के तौर पर कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी, हमारे से ही नहीं, किसी भी अन्य संस्था के प्लेटफॉर्म जुड़ करके आप इस प्रकार की डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा, इसके लिए मुहूर्त का इंतजार मत करो कि भाई ठीक है यार अब कुछ अच्छा परफेक्ट टाइम आएगा तो स्टार्ट करें, नहीं, स्टार्ट कर दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आप समझो ना, अगर आपने डेली 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया रैंडम, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो हमारा टारगेट फिक्स है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डेली 5 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे पीवाईक्यू से। और अगर हम लोग लगातार 3.5 महीना तक ये काम कर दिए, तो हमारा पीवाईक्यू एक बार बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसका हमारे पास पूरा समय अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इस बार मेंस दे रहे हो तब भी, मेंस नहीं दे रहे हो तब भी, आपके पास समय पर्याप्त है, ठीक है ना। तो ये काम तो हम लोग को पीवाईक्यू में करना है। इसके अतिरिक्त आप 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कहीं से भी करना स्टार्ट करो, रैंडम आंसर राइटिंग। अब समझना, आपके मन में प्रश्न ये भी आएगा, सर पीवाईक्यू संहिता में तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, तो केवल पीवाईक्यू से कैसे हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे? नहीं भाई, पीवाईक्यू से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर ही नहीं सकते। उसके लिए फिर आपको ऐसे डेली 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, मैं पीवाईक्यू संहिता में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है। मैं आपको कुछ अप्रोच समझाता हूँ, हमारा टारगेट वही है, बट मैं आपको कुछ कंटेंट के तौर पर मैं आप लोग कुछ इंग्लिशमेंट के पॉइंट्स भी शेयर करता चलूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो, मैं पहला टॉपिक के तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ाऊंगा जहां पर मैं आपको पीवाईक्यू से इतर कुछ ऐसे फैक्ट दूंगा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, कुछ ऐसे केस स्टडी दूंगा जिनका प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग में कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं उस पीवाईक्यू को सहारा लेते हुए वहां पर कंटेंट को इनरीच कराऊंगा, उस पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको कि आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक है ना। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको एक स्ट्रक्चर होने वाला है। यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स से भी चीजों को लिंक करूंगा, मैं करंट अफेयर्स के फैक्ट भी आपको देने वाला हूं, ये सब चीजें यहाँ पर आपके साथ शामिल रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक और बात यहाँ पर समझते हैं हम लोग आंसर राइटिंग के संदर्भ में, ठीक है। एक होता है ना गोल्डन रूल ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्या है भाई, देखो यहाँ समझिएगा। एक चीज होती है आईबीसी मेथड, ठीक है। अब आईबीसी क्या होता है, वरना आईबीसी फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है। आईबीसी फ्रेमवर्क क्या होता है? सबसे पहला गोल्डन रूल तो ये है आईबीसी फ्रेमवर्क का, कि हम समझे कि जो हमारा आंसर होगा उसकी बॉडी के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन, हम लोग कहते हैं भूमिका। दूसरी होती है मेन बॉडी, जहां पर क्वेश्चन की जो रियल डिमांड होती है उसको लिखा जाता है। और थर्ड होता है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष, ठीक है। अगर हमारे पास जो शब्दों की लिमिट है उसके 10% शब्द को हम इंट्रोडक्शन में, 10% शब्द को हम लोग कंक्लूजन में, और 80% शब्द को हम लोग क्वेश्चन की मेन डिमांड को लिखते हुए मेन बॉडी में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, 125 शब्द वाला क्वेश्चन है, तो 15 से 20 शब्द का एक इंट्रोडक्शन दीजिए, 15 से 20 शब्द का एक कंक्लूजन रहेगा आपका अंत में, और बीच में 80 से 90 शब्द का आपका मेन बॉडी रहेगा, जहां पर क्वेश्चन की रियल डिमांड को लिखा जाएगा। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन 20 से 25 शब्द का रहेगा, कंक्लूजन 20 से 25 शब्द का रहेगा, 150 से 160 शब्द का आपका पूरा मेन बॉडी यहां पर होने वाली है। मेन बॉडी में जितने भी क्वेश्चन के सब पार्ट है, देखो हो सकता है क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए, क्या पहला पार्ट ये हो सकता है कि हाल ही में, ठीक है,
भारतीय समाज में युवाओं के सामने जो प्रमुख चुनौतियां उन पर चर्चा करें। ठीक है, पहला काम क्या, आपको चुनौतियों पर चर्चा करनी है। ठीक है, दूसरा, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से एफर्ट किए जा रहे हैं, इनको बताइए। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक चुनौती बताना है, दूसरा गवर्नमेंट के एफर्ट बताना है। तो मेन बॉडी में ये दोनों आपके दो अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत शामिल। ठीक है ना। कंक्लूजन आपका 10% शब्द में रहेगा, और कंक्लूजन देखो बहुत इफेक्टिव मैनर में होता है। ठीक है, मैं आपको कंक्लूजन का कुछ तरीका बताता हूँ, यहाँ पर सोचना, इसको आप लोग कहीं पर चाहो तो नोट कर लेना। ये सब चीजें हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करते, एक बार डिस्कस करते हैं, उसी का हम लोग प्रयोग अपने आंसर में लगातार करते रहते हैं। जैसे कि समझिएगा, कंक्लूजन लिखने का तरीका ये कि आप चाहो तो सोसाइटी के प्रश्न में, आप गवर्नेंस के प्रश्न में डीपीएसपी से जोड़ करके अपने कंक्लूजन को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्वायरमेंट का कोई प्रश्न पूछा, आप डीपीएसपी के उस आर्टिकल को बता दें कि भाई हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, डीपीएसपी में भी कहा गया है और इस पर फोकस करते हुए सरकार इन प्रयासों कर रही है। तो एक आप डीपीएसपी से लिंक करता हुआ अपना कंक्लूजन दे सकते हो। आप गवर्नमेंट की कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के माध्यम से हमको देश में जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करते हुए, ठीक है, विविधता में एकता की कॉन्सेप्ट को बल देना चाहिए। मैंने सांप्रदायिकता पे प्रश्न पूछा, मैंने कम्युनिज्म पे प्रश्न पूछा, आप वहां पर इस टॉपिक को शामिल कर दो। रीजनलिज्म पे प्रश्न पूछा, आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कॉन्सेप्ट को जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न पूछा वाटर क्राइसिस को लेकर, क्या बताओ कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हम भारत में इस प्रकार से इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन में एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम भी शामिल हो सकता है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शामिल कर सकते हो। मैंने प्रश्न पूछा, ठीक है, कि शहरीकरण भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और इसने बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न किया है। आप सब कुछ बता रहे हो, अंतिम में आके बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 सतत शहरी समुदाय की बात करता है, सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है, और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी क्या कर रही है, ठीक है, स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत, ठीक है, अच्छे अच्छे शहरों को सम्मानित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आपका एक बहुत अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर ये हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ता हुआ। आप गवर्नमेंट की टैगलाइन वही अमृत भारत 2047, $1 ट्रिलियन का सपना, $5 ट्रिलियन का सपना, ठीक है, एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसे कुछ बातों को शामिल कर सकते हो। कंक्लूजन से पहले कई बार हम लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं, या फिर कंक्लूजन की जगह पर हम लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं। ठीक है, आगे की राह लिखते हैं। उस वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना होता है, आप चाहो तो कुछ कमिटीज का रिकमेंडेशन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मानिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पर प्रश्न पूछा गया, ठीक है, चुनावी सुधार पर कुछ प्रश्न पूछा गया, आपने सब कुछ सारी बातें लिखी और कंक्लूजन आपने ये लिखा कि चुनावी सुधार पर गठित इस समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमको उसके जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके जो सुझाव हैं, उनको इस प्रकार से दीर्घकालिक समय में भारत में लागू करने की आवश्यकता है। आपने उस कमेटी का जिक्र कर दिया, एग्जामिनर के मन में एक पॉइंट चला कि ठीक है भाई, इस बंदे को उस कमेटी का भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। आपने बताया, मैंने प्रश्न पूछा कि मत्स्य पालन के संदर्भ में, फिशरी के संदर्भ में, आपने बताया कि सब कुछ लिखा, आपने कंक्लूजन में डाल दिया कि मीरा कुमार कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमको मत्स्य पालन के क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इन चीजों पर कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा आंसर हो गया। आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मैंने आपको बताया था कि मालेगांव कमेटी आप वहां पर जिक्र कर सकते हो। आरटीआई के संदर्भ में आपने बता दिया, मैंने आरटीआई में प्रश्न पूछा जो कि हर बार पूछा जाता है। आरटीआई पर एक प्रश्न या तो एथिक्स में आएगा या तो जीएस पेपर 1 या पेपर 2 में कहीं ना कहीं पर आ ही जाएगा। ई गवर्नेंस से प्रश्न आ गया, आपने सेकंड एआरसी का जिक्र कर दिया। इस सेकंड एआरसी के अंतर्गत ई गवर्नेंस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, सेकंड एआरसी के अंतर्गत गुड गवर्नेंस के लिए इन बातों को रिकमेंड किया गया। बहुत अच्छा आंसर हो गया। आपने पुलिस रिफॉर्म के लिए कुछ कमेटी का वहां पर जिक्र कर दिया। आपने फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए आपने कुछ कमेटी का रिकमेंडेशन कर दिया। आपने नीति आयोग किसी पॉइंट को अपने कंक्लूजन में डाल दिया। तो आपको केवल बोल बच्चा नहीं करना। देखो आंसर दो प्रकार के हो सकते हैं। आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि भाई बिहार में, ठीक है, बिहार में चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या है। अब इसी प्रश्न का डिस्कशन, ठीक है, एक आम व्यक्ति भी कर रहा होगा, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं होगी चीजों की, वो भी डिस्कस कर कि हाँ भाई जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब आप एक जो कि सिविल सर्वेंट, जब आपसे इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप उस अपने हर एक पॉइंट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है भाई, जाति एक बहुत बड़ा रीजन क्यों है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो वोटिंग पड़ती है वो उसमें जाति की इतनी बड़ी भूमिका होती है। या फिर आपने कुछ कमेंट कर दिया कि शिक्षा पे मैंने प्रश्न पूछा कि शिक्षा में कौन सी समस्याएं हैं। हर व्यक्ति क्या बोलेगा, शिक्षा, टीचर पढ़ाते नहीं अच्छा है, सरकार में बहुत भ्रष्टाचार चलता है, टीचरों के पास बहुत सारे बाकी काम भी रहते हैं। लेकिन आप उसके लिए कुछ बोल बच्चन तो नहीं करोगे ना, आप उसके लिए कुछ फैक्ट दोगे। आप क्या दोगे कि भाई प्रथम एनजीओ की असर रिपोर्ट के अनुसार इन बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जो भी पॉइंट्स को बता रहे हो
केवल वो बोल बच्चन ना हो, में आप कुछ ना कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डालो, कुछ फैक्ट डालो, कुछ एग्जांपल्स डालो, कुछ केसेस डालो, कुछ रिपोर्ट्स को मेंशन करो। ये होता है एक बहुत ही परफेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है एक बहुत परफेक्ट आंसर। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? ठीक है, मानिए आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है, पुलिस पर, आपने बताया क्या, देखो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, मन की बात कार्यक्रम को थोड़ा सुनना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा गया पुलिस पर, आपने बताया कि स्मार्ट पुलिस हमारे भारत की आवश्यकता है। अब स्मार्ट पुलिस है क्या? स्मार्ट मतलब क्या? स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर आपका रिस्पॉन्सिव एंड रिलायबल, और टी फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। ये होती है पुलिस की असली डेफिनेशन। तो हमको स्मार्ट पुलिस चाहिए। वैसा ना कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं कि यार मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया, पुलिस कर ये क्या होता है, हम तो टेक्नो सेवी थे ही नहीं, हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं था। तो पुलिस ऐसी नहीं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की हमको आवश्यकता है। तो आप इस बात को कोट कर सकते हो। अब बता सकते हो कि नक्सलवादी प्रश्न पूछा गया, आपने बताया कि सरकार समाधान अप्रोच पर काम कर रही है। समाधान अप्रोच क्या होता है, आपने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया। आपने एग्जांपल दे दिया कि भाई एक आईएएस अधिकारी थे जो कि नक्सल क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के नन्हे परिंदे नाम की एक लाइब्रेरी खोल दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास किए। आपने कुछ एग्जाम्पल वहां पर ऐड कर दिया। आपने अभी हम बजट पढ़ रहे थे 2025-26 का, हमने बजट में देखा था एक सरकार ने जो बजट की थीम थी वो थीम रखी थी ज्ञान थी। ज्ञान क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। आप उस ज्ञान थीम को रिकमेंड इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि सरकार भी ज्ञान थीम पर फोकस करते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित प्रयास कर रही है। एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारे यहाँ पर हो गया। आप डाल सकते हो क्या कि ना देखो गुड गवर्नेंस आपको डिफाइन करना है। आपने क्या किया गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस में 3 चीजें होती है, क्या? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगर ये चीजें हो रही हैं कहीं पर तो वो गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा डिफिनेशन। तो ये जितने पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास के थ्रू मिलेगा। आप रेगुलर जब कंटेंट इनरीच करते चलोगे, हर क्लास के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लेते चलोगे और उन पॉइंट्स का एक अलग शॉर्ट नोट्स बनाओगे। पॉकेट डायरी बना सकते हो आप लोग चाहो तो, आप एक अलग नोटबुक बना सकते हो जहां पर इन सारे पॉइंट्स को शामिल करोगे। जैसे कि भारत बहुत तेजी से, एक प्रश्न पूछा था भारत विश्व गुरु क्यों है, ठीक है, आप वहां पर बताओ कि भारत में 3D बहुत फेमस है। ये 3D क्या है? 1D 2D 3D नहीं है। 3D क्या है भाई? डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। ये 3 चीजें भारत में सबसे अधिक है। इसी कारण से भारत क्या है, वर्तमान में सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात वर्ल्ड बैंक कह रही है, ठीक है। तो 3D का कॉन्सेप्ट डाल दो आप लोग, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड। ये 3 चीजें भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, ठीक है। हम आप बता सकते हो, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हर साल प्रश्न पूछता ही पूछता है। आपने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है, कि अगर हम इंक्लूसिवनेस पर, इन्वेस्टमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इनोवेशन पर, इन 4 चीजों पर हमने काम कर लिया। ये 4 आई है, ठीक है, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। अगर हमने इन 4 चीजों पर काम कर लिया तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के पॉइंट आपको अपने आंसर में शामिल करना, ठीक है। तो अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में शामिल करना, ठीक है। पहला आंसर ध्यान समझना, पहला आंसर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, पहले आंसर जब आप लिखना ना, जब आप पहला आंसर लिखना, उस कॉपी को अपने पास हमेशा रखना। क्योंकि जब 1 महीना लगातार आंसर राइटिंग कर लोगे, 1 महीना आप लगातार प्रयास बैच से जुड़ के आंसर राइटिंग कर लोगे, 1 महीना आप पीआईक्यू संहिता की क्लास कर लोगे, और उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे होगे लगातार, मतलब राइटिंग तो लगातार कर रहे होगे, लेकिन 1 महीना बाद की कॉपी और पहली कॉपी के जब आप खुद सेल्फ असेसमेंट करोगे, आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। तो ये काम जरूरी है कि हम पहला स्टेप लें, और पहला स्टेप लेने के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। आप लोग जुड़ो इन प्रोग्राम से। प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। कल की जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हिस्ट्री के पूरे टॉपिक को निशान से डिस्कस करेंगे, और हिस्ट्री से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद पैरेलली हम लोग सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की क्लास को करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग एथिक्स की क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से 2 वीक के अंतर्गत, 1 वीक के अंतर्गत हम लोग एथिक्स की भी पूरी सीरीज को इस क्लास के अंतर्गत यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे पीवाईक्यू संहिता का जो हमारा टारगेट है वो 100 दिन का टारगेट है कि हम लोग 100 डेज में क्या करने वाले हैं, इस क्लास को कंप्लीट करने वाले। लगभग 3.5 महीने का समय हम लोग यहाँ पर लेंगे। जो लेक्चर 1 से जुड़ेगा उसको ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फायदा होगा। तो इसके बाद देखो, एक वीडियो का लिंक तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो वीडियो आप लोग जरूर फॉलो करो, ठीक है, पहला काम करो। दूसरा, अगर मेंस को लेकर के अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। मैं प्रयास अब करूंगा ये कि मैं किसी टॉपर को बुला करके, ठीक है, हम किसी टॉपर को आमंत्रित करेंगे यहाँ पर चैनल पर,
जो जैसे नारायण सर आपके साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, बसंत सर आपके साथ एक बार जुड़ चुके हैं, और भी कुछ टीचर्स हैं, टॉपर्स हैं जो आपके साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, तो हम उनको किसी को बुला करके आपको एक प्रॉपर एक अच्छी अप्रोच आंसर राइटिंग की यहाँ पर और डिस्कस कर सकें, उसके लिए आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है। पहली क्लास थी ये, एक ओरिएंटेशन क्लास था। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आंसर राइटिंग किस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ना, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। हमने एक बेसिक डिटेल समझ लिया कि ठीक है भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो सब चीजें भी आपको क्लास के साथ साथ आगे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सभी दोस्तों को यहाँ पर जय हिंद। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना मैसेज, ठीक है। ऑल द बेस्ट।